दिल गलती दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा। अब बोल फिर तुमका क्या होगा, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, दुनिया हमसे बढ़कर। चलिए जी, नमस्कार सभी को। और आशा करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज के लेक्चर को ठीक है हम इस तरह से लेकर चलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज का लेक्चर ठीक है एक अंतिम लेक्चर हो, ठीक है, क्योंकि संविधान सभा के ऑलरेडी 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं। मेरे हिसाब से इतने लेक्चर नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज ठीक है हार्ड लगती है, डिफिकल्ट लगती है, तो हम उसे ठीक है बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे संविधान सभा की समितियां की। ठीक है, द कमिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की समितियां। सभा की समितियां, ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब हम संविधान सभा की समितियों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम बात करते हैं, तो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, इतना तो आपको पता है, ठीक है, इतना तो हम सब लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को होने वाली जो बैठक है, ठीक है, वो ठीक है हमारी इससे पहली वाली संसद के केंद्रीय कक्ष में होती है। ठीक है, जिसमें कि बेसिकली आपका ज्वाइंट सेशन होता था। अब चूंकि हमारी संसद ठीक है नई जगह शिफ्ट हो गई है, ठीक है, सेंट्रल विस्टा उसका नाम है, ऑब्वियस सी बात है, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो 9 दिसंबर 1946 को ठीक है उस समय के ठीक है हम कह सकते हैं बच्चे कि जो संसद का केंद्रीय कक्ष था, ठीक है, संसद के केंद्रीय कक्ष में केंद्रीय भवन में ठीक है हमारी पहली बैठक होती है। और इस बैठक में 389 में से महज 211 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, 211 ही सदस्य हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और ऑथेंटिक सोर्स के रूप में आप एम लक्ष्मीकांत को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दो बुक है, इन्होंने इस सदस्य संख्या को ठीक है थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है, या फिर ठीक है उनसे कोई भी टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूं 211 सदस्य हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली बैठक में पार्टिसिपेट करते हैं आउट ऑफ 389। लेकिन इतने कम होने के पीछे रीजन क्या है कि सर आखिर इतने कम सदस्य क्यों थे? तो मैंने आपको बता दिया था भाई, क्योंकि सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का बहिष्कार किया था, स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को उसने उठाया था इस वजह से। और दूसरा, देशी रियासतों के जो अधिकांश रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो प्रतिनिधि थे, वह भी इसमें भाग लेने से ठीक है आमतौर पर हिचकिचा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ठीक है हमारी संविधान सभा की कार्य प्रणाली आगे बढ़ती है, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सदस्यों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। क्लियर है? मुस्लिम लीग भी इसमें पार्टिसिपेट करता है और देश रियासतों के अधिकांश से प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले लेते हैं। पूरी कहानी है मैंने आपको बताई थी। कुल मिलाकर ठीक है संविधान सभा में बैठकें हो चुकी हैं। ठीक है, इन बैठकों में संविधान सभा के सदस्यों ने अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी गठित हो गए हैं। ये सारी चर्चा, ये सारी कहानी बहुत अच्छे से हो चुकी है। लेकिन अभी संविधान सभा के जो दूसरे उपाध्यक्ष हैं वो अभी तक ठीक है अपॉइंट नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी तक हमारी संविधान सभा में एक ही अध्यक्ष है, एक ही उपाध्यक्ष है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है। ठीक है, अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए हमें समितियों की आवश्यकता होती थी। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आपके सिस्टर की शादी का हवाला दिया था कि आप 4 या 5 भाई हैं, तो आपके पिताजी आपके सिस्टर की शादी को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए आपके बीच में कार्यों को बांट देते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही संविधान सभा ने इस संविधान की कार्यप्रणाली को पूरा करने के लिए आपकी कमेटीज बनाई, संविधान सभा में समितियां बनाई। उन समितियों को हम देखेंगे। तो जो संविधान सभा में हमारी कमेटीज हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो समितियां हैं, ठीक है, जो कमेटीज हैं, उन कमेटीज में बेसिकली 8 बड़ी समितियां हैं। कितनी भैया जी? 8 समितियों को हम बड़ी समितियों की संज्ञा देते हैं।
ठीक है। तो 8 समितियों को हम बड़ी समितियां इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य थे वो सर्वाधिक महत्व के थे। ठीक है ना, क्योंकि इन समितियों के द्वारा जो कार्य किए जाने थे वो सर्वाधिक महत्व के कार्य किए जाने थे, क्योंकि इन समितियों के द्वारा सर्वाधिक महत्व के कार्य किए जाने थे। महत्व के कार्य किए जाने थे। ठीक है, क्योंकि इन समितियों के द्वारा सबसे ज्यादा महत्व के काम किए जाने थे, इसलिए हम इन समितियों को बड़ी समितियों की संज्ञा देते हैं। हम इन समितियों को बेटा ठीक है बड़ी समितियां बोलते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट कमेटीज बोलते हैं इन 8 बड़ी समितियों में। तो इसमें से 8 बड़ी समितियों में 8 समितियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी में लिखूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोग इस बात को समझ लीजिए। बोलूंगा इंग्लिश में, लिखूंगा हिंदी में। तो सबसे पहले हमारी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति। ठीक है, दूसरी है हमारी संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति। ठीक है, और तीसरी है हमारी देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति, देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति, वार्ता संबंधी समिति। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन 3 महत्व की समितियों को देखेंगे, बड़ी समितियों को देखेंगे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी एंड द कमेटी डायलॉग रिगार्डिंग टू, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स। तो देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति, ठीक है, डायलॉग रिगार्डिंग टू प्रिंसली स्टेट। ठीक है सर, तो ये तीनों की तीनों जो समितियां हैं, इन तीनों समितियों के एक ही अध्यक्ष हैं और उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है मेरे प्यारे भैया जी? उनका नाम है, ठीक है, चाचा नेहरू। ठीक है, बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी चाचा नेहरू वाली, क्यों भाई? एक पोएम थी, कहानी नहीं थी, ऐसे बचपन में बोला जाता था। ठीक है, कि चाचा नेहरू का ऐसी कुछ था ना, लाल दुपट्टा पता नहीं वो क्या था। तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू। तो भैया संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति, इन तीनों ही समितियों का एक अध्यक्ष है और वो अध्यक्ष कौन है? आपका जवाहरलाल नेहरू। मेरी बात समझ में आ गई भाई? संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति। ठीक है सर, ये 3 समितियां हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे चौथी समिति लिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं, चौथी समितियों को आप देखेंगे। तो चौथी समितियां जो है, चौथी समिति जो है वो है आपकी कंडक्ट कमेटी, संचालन समिति। ठीक है, इसको बोलेंगे कंडक्ट कमेटी, संचालन समिति। ठीक है, ये सर अगली समिति होगी आपकी संचालन समिति। इसके बाद 5वीं समिति जो है वह है नियम प्रक्रिया समिति। ठीक है ना, नियम प्रक्रिया समिति। ठीक है, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी। बात समझ में आ रही भैया जी? कौन सी? रूल्स एंड प्रोसीजर समिति। तो ये जो 2 समितियां हैं, इन दोनों की दोनों समितियों का एक ही व्यक्ति अध्यक्ष है, जो कि आपके संविधान सभा के अध्यक्ष भी हैं, और उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है भैया जी उनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उम्मीद करता हूं बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अभी तक हमने ये 2 व्यक्ति देखे, लेकिन 2 व्यक्तियों ने टोटल 8 में से 5 समितियों को कवर कर लिया। अरे बोलिए ना भाई। ठीक है, 8 में से 5 समितियों को इन दोनों व्यक्तियों ने कवर कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जब नेक्स्ट हम अगली कमेटी पे चलेंगे, ठीक है, जब हम हमारी अपनी अगली समिति पे चलेंगे, 6वीं समिति, तो हमारी जो 6वीं समिति है आपकी, वो है आपकी, जैसे आपकी संघ संविधान समिति थी, ऐसे ही आपकी प्रांतीय संविधान समिति भी है। क्या है मेरे प्यारे भैया जी? बोलिए। ऐसी ही आपकी प्रांतीय संविधान समिति भी है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी सर प्रांतीय संविधान समिति भी है, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति। और एक 7वीं समिति और है, कंसल्टेशन कमेटी। ठीक है, परामर्शदाता समिति, परामर्शदाता समिति, कंसल्टेशन कमेटी। इन दोनों समितियों के भी अध्यक्ष एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, इन दोनों के भी एक ही व्यक्ति हैं और उनका नाम है
ठीक है, सरदार जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये कोई सरदार नहीं थे, ठीक है, इनको उपाधि दी गई थी बारदौली सत्याग्रह में, वहां की महिलाओं ने दी थी इनको उपाधि, क्योंकि वहां पर एक किसान सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, ठीक है। अब आप देखिए, ठीक है, कि क्या जबरदस्त बात है कि 8 बड़ी समितियां हैं, और इन 8 बड़ी समितियों में से मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, 7 समिति जो है, ठीक है, 7 समितियों के अध्यक्ष केवल 3 व्यक्ति हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी समितियां हैं जिनके अध्यक्ष, ठीक है, एक यूनिक व्यक्ति है, मतलब जिनका अध्यक्ष जो है वो एक ही व्यक्ति है। जैसे कि हमने यहां पर देखा, आपको देखना है कि सर आपकी संघ संविधान समिति, आप यहां पर देखिएगा सबसे पहले, ठीक है, सब लोग यहां पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जो आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, जो आपकी संघ संविधान समिति है, संघ संविधान समिति, आपकी संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी और देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति, ठीक है सर, वार्ता संबंधी समिति। तो एक ऐसी समिति जो प्रिंसली स्टेट से डायलॉग करेगी, जो देशी रियासतों से क्या करेगी सर, वार्ता करेगी, जो देशी रियासतों से बात करेगी, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो देश रियासतों से वार्ता संबंधी शक्ति संघ संविधान संघ शक्ति समिति का एक ही अध्यक्ष है, और वो अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी है, ठीक है। इसके बाद आपके कंडक्ट कमेटी और नियम प्रक्रिया समिति, इन दोनों समितियों के एक ही अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको याद हो गए होंगे, मुझे इतना पता है, मैं इतना जानता हूं, मुझे अपने समझाने पे और आपके समझने पे इतना विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों के आपको, ठीक है। अभी तक ये 5 समितियों के दोनों अध्यक्ष याद हो गए होंगे, 5 समितियों के दोनों अध्यक्ष, संचालन समिति, नियम प्रक्रिया समिति, कंडक्ट कमेटी एंड रूल्स एंड प्रोसीजर समिति कमेटी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। यहां पर ये याद हो गया होगा। अब इसके बाद प्रांतीय संविधान, प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, परामर्शदाता समिति, इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहां पर मजे की बात क्या है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये जो परामर्शदाता समिति है, ये मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एक मुख्य समिति है। ये क्या है, एक मुख्य समिति है, और इस मुख्य समिति के अंदर 5 उप समितियां हैं। इसके अंतर्गत क्या है, 5 उप समितियां हैं, 5 उप समितियां हैं। चलिए, आपके जो प्रीवियस यूपीएसआई का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें यह पूछा गया था, परामर्शदाता समिति की ही एक समिति थी। परामर्शदाता समिति के अंतर्गत बेटा 5 सब कमेटीज हैं। क्या है, इसके अंतर्गत 5 सब कमेटीज हैं। सब कमेटीज 5 हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो उनमें से एक समिति का अध्यक्ष आपसे पूछा गया था। अब सबसे पहले सवाल ये होता है कि सर इसके अंतर्गत 5 उप समितियां कौन कौन सी हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब ये एक मेन समिति है, ये वाली जो समिति है ना, परामर्शदाता समिति, मेरे प्यारे बच्चे, ये एक मुख्य समिति है। जो परामर्शदाता समिति है, ये परामर्शदाता समिति एक मुख्य समिति है, और इस समिति के अंतर्गत, ठीक है, आपकी 5 उप समितियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ये 5 उप समितियां है कौन कौन सी। देखिए, तो इसमें सबसे पहली है जो उप समिति, वह मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, इसको ए करके लिखेंगे। तो सबसे पहली है मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, उप समिति सबसे पहली कौन सी भैया जी, मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। दूसरी है अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति, ठीक है, जो माइनॉरिटीज है मेरे प्यारे बच्चे। तो हम अपने संविधान में माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या प्रोविजंस करेंगे, तो माइनॉरिटी से संबंधित उप समिति, ये सारी उप समितियां हैं, ये ध्यान रखना है। माइनॉरिटी से, अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति, ठीक है, उप समिति, इसको बोलेंगे क्या भैया, इसको बोलेंगे सब कमेटी रिगार्डिंग टू फंडामेंटल राइट, इसको बोलेंगे सब कमेटी रिगार्डिंग टू माइनॉरिटीज, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप सभी को बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई इशू नहीं होगा। अब इसके बाद जो अगली समिति है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें होगा जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो प्रोविंसेस हैं, जो पूर्वोत्तर प्रांत हैं, पूर्वोत्तर प्रांत के लिए क्या नाम है, उप समिति है। किसके लिए, पूर्वोत्तर प्रांत। तो इसमें पूर्वोत्तर प्रांत के लिए उप समिति है, पूर्वोत्तर प्रांत के लिए उप समिति है, उप समिति। लेकिन इसमें असम शामिल नहीं है, ठीक है, असम को छोड़कर इसमें असम शामिल नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। जो पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए उप समिति है, इसमें असम शामिल नहीं है। क्यों, क्योंकि असम एक बड़ा प्रांत था, तो इसलिए असम को इससे अलग रखा गया। इसके बाद जो आपके नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आपका प्रोविंसेस है, उत्तर पश्चिमी सीमाई प्रांत, तो उत्तर पश्चिमी सीमाई प्रांतों के लिए उप समिति,
उत्तर पश्चिमी सीमाई प्रांतों के लिए उपसमिति। प्रांतों के लिए उपसमिति। उपसमिति, ठीक है सर, किसके लिए? उत्तर पश्चिमी सीमाई प्रांतों के लिए। लास्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, पांचवी, क्योंकि इसके अंतर्गत देखिए 5 सब कमेटीज थी ना मेरे प्यारे बच्चे, तो जो 5 सब कमेटीज थी तो मैं 5वीं लिख रहा हूं। 5वीं कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे? कि ऐसे प्रोविंसेस, ऐसे प्रांत जो आंशिक रूप से छोड़े गए हैं, जिनको अभी हमने ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं किया, तो आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांतों के लिए उपसमिति। क्योंकि आगे ठीक है भारत संघ के अंतर्गत उन प्रांतों को भी शामिल किया जाएगा और उनके भी भविष्य को निर्धारित किया जाएगा, तो आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांतों के लिए उपसमिति। आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांतों के लिए उपसमिति। छोड़े गए प्रांतों के लिए उपसमिति। प्रांतों के लिए उपसमिति। उपसमिति, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रांतीय संविधान समिति और परामर्शदाता समिति, इन दोनों समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अब ये जो आपकी कंसल्टेशन कमेटी है, जो परामर्शदाता समिति है मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत 5 उपसमितियां हैं, ठीक है। सबसे पहले मौलिक अधिकार संबंधी उपसमिति, इसके जो अध्यक्ष मौलिक अधिकार संबंधी उपसमिति के, इसके अध्यक्ष हैं आपके जेबी कृपलानी, ठीक है सर। तो इसके अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे भैया जी? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी, ठीक है। जो ये है अल्पसंख्यकों से संबंधित जो उपसमिति, इसके अध्यक्ष वही हैं जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं। अब संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है भैया जी? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं अभी तक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, देखिए एक बच्चे का मैं कमेंट देख रहा था, एक बच्चा कह रहा था कि सर संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, आपने एक तो बताया नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अलावा शायद ये भी कोई नहीं बताएगा कि संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष किस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ठीक है इलेक्ट हुए थे, या फिर किस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वो चुनकर आए थे। ठीक है, मैं वो डेट भी बताऊंगा, अभी सब्र करो। ठीक है, वो एक मीम है ना, सब्र करो रुको। ठीक है, तो बहुत अच्छे से अभी आप समझो। ठीक है, अभी आप बिल्कुल शुरुआत में चल रहे हो, आराम से समझते जाओ, पढ़ते जाओ और याद करते जाओ साथ के साथ चीजों को। अब जो पूर्वोत्तर प्रांत है, ठीक है, पूर्वोत्तर प्रांत के लिए जो उपसमिति है, लेकिन इसमें असम को छोड़ दिया गया है, तो इसमें जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं गोपीनाथ बारदोलोई। कौन है भैया जिसके अध्यक्ष? गोपीनाथ वारदोलोई। वारदोलोई, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो उत्तर पश्चिम सीमाई प्रांतों के लिए जो उपसमिति है, उसके जो अध्यक्ष है वो है सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इसके जो वो है भैया, वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके अध्यक्ष खान अब्दुल गफ्फार खान है। और जो आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांतों के लिए उपसमिति है, जो प्रांत आंशिक रूप से छोड़े गए हैं उनके, ठीक है, जो उपसमिति के अध्यक्ष वो है एपी, ठीक है, एपी ठक्कर। एपी ठक्कर, जिनको ठक्कर पापा भी कहते हैं, ठीक है, बेसिकली ठक्कर पापा, ठीक है, इनको ठक्कर पापा भी कहते हैं बेसिकली मेरे प्यारे बच्चे। और इनको जनजातियों का पितामह कहा जाता है, ठक्कर पापा को। तो कुल मिलाकर एपी ठक्कर। तो ये है आपकी उपसमितियां। अब ये उपसमितियां किसके अंतर्गत आती हैं? आपके कंसल्टेशन कमेटी के अंतर्गत आती हैं। मैं दावे के साथ इस बात को बोल सकता हूं, दावे के साथ मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पहली बार, ठीक है ना, ये पता होगा कि सर कंसल्टेशन कमेटी के अंतर्गत भी 5 सब कमेटीज थी, पहली बार उनको पता होगा। अब 7 समितियां होंगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई ठीक है 8 बड़ी समितियां हैं। ठीक है, कितनी बड़ी समितियां हैं? तो मैंने आपको बताया था 8 बड़ी समितियां हैं, 7 हो गई। अब आप कह रहे होंगे सर एक समिति आपने नहीं कराई, एक समिति तो अभी तक बच गई, और वो समिति कौन सी है भैया जी? ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। मुझे पता था कि आप लोग संविधान सभा की बड़ी समितियों में से जिस भी समिति को जानते हैं या जिस भी समिति को आपने रट लिया है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी है, वो प्रारूप समिति है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रारूप समिति उस समय नहीं गठित हुई थी जिस समय बाकी के अन्य समितियां गठित हुई थी। क्यों? क्योंकि प्रारूप समिति को बाद में गठित किया गया, 29 अगस्त 1947 को इसको गठित किया गया प्रारूप समिति को। और जब ये 29 अगस्त 1947 को गठित की गई मेरे प्यारे बच्चे प्रारूप समिति, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, जिनको आप लोग आज ठीक है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से ठीक है पाते हैं। तो 29 अगस्त 1949 को 1947 को ये आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, प्रारूप समिति बनी थी। ठीक है जी, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी है, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो हमारे संविधान में सबसे महत्व की समिति है। ठीक है, हालांकि देखो बेटा, ठीक है, सारी समितियों का महत्व बराबर है, सारी समितियों का महत्व बराबर है, लेकिन चूंकि प्रारूप समिति की जिम्मेदारी ये थी कि इसे संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। ठीक है, इसे क्या करना था मेरे प्यारे बच्चे, ये समिति इसलिए गठित हुई थी कि इसे संविधान का मसौदा तैयार करना था, इसे संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था, ड्राफ्ट तैयार करना था। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोग इसको महत्व की समिति कह देते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि संविधान में सारी समितियां बेटा समान महत्व की हैं, क्योंकि इसने ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि बेसिकली संविधान की रूपरेखा कैसी होगी ये बात बताने वाली, इसको बनाने वाली ये समिति थी। दैट्स व्हाई ये समिति महत्व की समिति हो जाती है। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। आपने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चे के अध्यक्ष कौन है इसके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अध्यक्ष सदस्य, ये 7 सदस्यीय समिति थी। ठीक है, अध्यक्ष को ठीक है मानकर अध्यक्ष सहित एक 7 सदस्यीय समिति थी हमारी। ठीक है, ये प्रारूप समिति। अब इसमें और कौन कौन थे तो देखिए, ठीक है, भीमराव अंबेडकर साहब हो गए। भीमराव अंबेडकर साहब के साथ जो पहले सदस्य होंगे उनके बाद ठीक है गोपाल स्वामी अयंगार। ठीक है, आप सभी को दिख रहा है गोपाल स्वामी अयंगार। ठीक है, दूसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। कई बार हमें ये दोनों सदस्य एक जैसे लगते हैं, क्योंकि एक के नाम के पीछे अयंगर है और एक के नाम के पीछे अय्यर है, तो हम ये समझ लेते एक ही नहीं बाबू, ये अलग अलग है दोनों। एक गोपाल स्वामी अयंगर है, दूसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है। ठीक है, तीसरे जो है वो इन्हीं के नाम के जैसे हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। मणिकलाल मुंशी। ठीक है, इनको के एम मुंशी कह देते हैं। क्या कह देते हैं भैया जिनको, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और इसके बाद जो अगले सदस्य हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जो अगले सदस्य हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, वो पता है कौन है, वो है आपके मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, वो कौन है भैया जी, तो वो है मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, अब ये जो 4 सदस्य हैं, ये 4 सदस्य 29 अगस्त 1947 से, मतलब जब से यह समिति बनी है 29 अगस्त 1947 तब से लेके और जब तक पूरा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक रहेंगे। देखिए ये 4 सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित, तो मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो इसके अध्यक्ष हो गए। अब मेरे साथ साथ बोलो, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और मोहम्मद सादुल्लाह। देखिए ये ऐसे हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक रहेंगे। लेकिन देख, अब मैं दूसरे कलर के पेन से लिखता हूं, जो इसके 5वें और 6वें सदस्य हैं उनके साथ एक दिक्कत है। 5वें सदस्य है बेसिकली बी एल मित्र। ठीक है, और अगले सदस्य हैं आपके 6वें डीपी खेतान। ठीक है, बड़े अमीर सदस्य थे बेसिकली खेतान साहब। आपने खेतान की पंखे भी सुने होंगे। अब ये जो बी एल मित्र साहब हैं, ये स्वास्थ्य कारणों से रिजाइन दे देते हैं। ठीक है, इनको हेल्थ इश्यू था। ठीक है, इनको हेल्थ इश्यूज थे मेरे प्यारे बच्चे। तो हेल्थ इश्यूज के कारण ये क्या करते हैं, हेल्थ इश्यूज के कारण भैया जी ये रिजाइन दे देते हैं। ठीक है, तो बीएल मित्र की जगह पर आते हैं एन माधव राव। अब कमी तो पूरी करनी थी भैया जी, तो जब बीएल मित्र चल दिए तो बीएल मित्र की जगह पर भैया जी कौन आएंगे, एन माधव राव आएंगे बीएल मित्र की जगह पर। अब डीपी खेतान जो है, डीपी खेतान बेचारों की इनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, एक गंभीर बीमारी के कारण ये भी बेचारे ठीक है ना ऊपर चले गए। तो जब इनकी डेथ हो गई तो इनकी जगह पर आए टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, कौन आए, टीटी कृष्णामाचारी।
ठीक है। तो डीपी खेतन साहब डेथ हो गई, इनकी जगह पे टीटी कृष्णाचार्य आए, बीएल मित्र हेल्थ इश्यूज रिजाइन दे दिया, एन माधवराव आए, मोहम्मद सादुल्ला, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर और अंबेडकर। ठीक है, ये जब से ये समिति बनी है 29 अगस्त 1947 से, तब से लेके और अंत तक ये उस समिति के सदस्य रहे। इन दो विचारों का ट्रांसफर हुआ, एक ने इश्यू था हेल्थ रिजाइन दे दिया और दूसरे बेचारे ठीक है भगवान राम को प्यारे हो गए। क्लियर है। तो इसका काम था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, इसलिए कह देते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, अदरवाइज बेटा चलिए अब ये समिति बाद में क्यों बनी, अगर कोई आपसे पूछे बाद में क्यों बनी मेरे प्यारे बच्चे, तो इसलिए बनी क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बीएन राव, ठीक है, उनका काम था कि ड्राफ्ट तैयार करना है उनको। ठीक है, और उन्होंने ऐसा पहला ड्राफ्ट बनाकर संविधान सभा के समक्ष रखा भी था। ठीक है, उनके ड्राफ्ट का बेसिकली जो है किसी ने समर्थन ही नहीं किया। ठीक है, तब 29 अगस्त 1947 को हमने कानूनों के बहुत बड़े जानकार की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ठीक है भाई, और इसका ही काम था कि विश्व के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन करे और यही ठीक है इस बात को इंश्योर करे कि हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन किस प्रकार की पद्धति अथवा रीति से होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलो अब इससे ज्यादा डिटेल में मत पढ़ना प्लीज यार, है ना, ध्यान रखना, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं। अब इसके बाद एक बार हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। परामर्शदाता कमेटी, कंसल्टेशन कमेटी एक मुख्य समिति है। इसके अंतर्गत 5 उप समितियां हैं, 5 सब कमेटीज हैं। जो सबसे पहली उप समिति है वो है ठीक है ना सब कमेटी रिगार्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यकों के मामलों से संबंधित उप समिति, अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर प्रांत से संबंधित उप समिति, अध्यक्ष है लेकिन असम को छोड़कर अध्यक्ष है गोपीनाथ बारदलोई। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमाई प्रांतों के लिए उप समिति, इसके अध्यक्ष हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, और आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांतों के लिए उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, एपी ठक्कर हैं। अब प्रांतीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, बाकी का ये आपको बहुत अच्छे से याद हो ही चुका होगा। ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं छोटी समितियां। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब हुआ क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में ठीक है यहां से प्रश्न पूछने का चलन बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे बड़ी समितियों के अध्यक्षों को ठीक है उन समितियों के नामों को तो बहुत इजीली याद कर लेते हैं। अब चूंकि बच्चे एग्जामिनर ने एक नया तरीका अपनाया कि वो यहां से प्रश्न पूछेगा, ठीक है, और तब वो बच्चे को फंसाएगा। तो जब वो यहां से प्रश्न पूछेगा तो इसमें छोटी समितियों में सबसे पहली समिति है प्रेस दीर्घा समिति। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहली है सर प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस का मतलब आप समझते हो, ये बेसिकली कम्युनिकेशन रिलेटेड मामलों को संभालेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी संचार संबंधी मामले होंगे, संचार एवं ठीक है दूरदर्शन से संबंधित जितने भी मामले होंगे उसको प्रेस दीर्घा समिति संभालेगी। ठीक है सर। इसके बाद नागरिकता संबंधी तदर्थ समिति, तदर्थ समिति। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये बात समझ में आई, संबंधी तदर्थ समिति। ठीक है, तो सबसे पहली प्रेस दीर्घा समिति, दूसरी नागरिकता संबंधी तदर्थ समिति। इसके बाद एक बनी है समिति बेटा सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति। ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए बनी थी बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति। चलिए, तो ये तो एक हो गई कि भैया जी कौन सी, सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति। ठीक है, तीसरे नंबर की समिति ये हो गई। इसके बाद ठीक है नेक्स्ट अगली समिति के बारे में बात करेंगे तो भाषाई प्रांत समिति। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद आप एक समिति होगी मेरे प्यारे बच्चे स्टाफ समिति। ऑब्वियस सी बात है, स्टाफ समिति का अध्यक्ष वही होगा जो संविधान सभा का अध्यक्ष होगा, क्योंकि संविधान सभा के अंतर्गत आने वाला जितना भी स्टाफ है उसको बेटा ठीक है नियंत्रण और निर्देशन का कार्य वही स्टाफ समिति का अध्यक्ष करेगा। बात समझ में आ रही है। तो स्टाफ समिति। इसके बाद एक समिति होगी राष्ट्र ध्वज हेतु तदर्थ समिति। जी बहुत अच्छे, ठीक है, तो एक समिति होगी आपकी कौन सी, राष्ट्र ध्वज हेतु तदर्थ समिति, हेतु तदर्थ समिति। ठीक है जी, कौन सी, राष्ट्र ध्वज हेतु तदर्थ समिति। ठीक है भैया जी, तो प्रेस दीर्घा समिति, नागरिकता संबंधी तदर्थ समिति,
सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति, ठीक है। इसके बाद आपकी भाषाई प्रांत समिति, स्टाफ समिति, उसके बाद आपकी है, ठीक है ना, क्रेडेंशियल कमेटी। इसको इंग्लिश और हिंदी में क्रेडेंशियल समिति ही बोलते हैं, क्रेडेंशियल कमेटी, ठीक है। देखो अब मैं इंग्लिश में बता देता हूं, ठीक है। इसको क्रेडेंशियल कमेटी ही बोलेंगे। इसको बोलेंगे बच्चे कि कमेटी रिगार्डिंग टू नेशनल फ्लैग, इसको बोलेंगे स्टाफ कमेटी, इसको बोलेंगे सर, ठीक है, आपकी ठीक है प्रोविंसेस, सॉरी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, इसको बोलेंगे कमेटी रिगार्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, कमेटी रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप एंड सर इसको बोलेंगे आपकी, ठीक है, प्रेस एवं दीर्घ समिति, तो इसको बोलेंगे सर प्रेस एंड रिलीज कमेटी, प्रेस एंड रिलीज कमेटी, ठीक है, कमेटी, ठीक है। तो ये होगी आपकी क्रेडेंशियल कमेटी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, किसी को दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपकी, ठीक है, सदन समिति, ठीक है, सदन कमेटी, कौन सी भैया जी? सदन समिति, सदन कमेटी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम हाउस कमेटी। क्या बोलेंगे भैया जी इसको? इसको भी इंग्लिश में बोलेंगे हाउस कमेटी। सदन समिति ये क्या है सर? हाउस कमेटी है। इसके बाद आपकी, ठीक है, संघीय संविधान हेतु वित्तीय समिति, संघीय संविधान हेतु वित्तीय समिति, वित्तीय समिति। फाइनेंशियल कमीशन कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी रिगार्डिंग टू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंशियल कमेटी रिगार्डिंग टू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। संघीय संविधान हेतु वित्तीय समिति। और सर 10वें नंबर की जो समिति है आपकी वो हो जाएगी कि आपकी संविधान हेतु कार्य समिति, ठीक है जी। जी हाँ, बहुत अच्छे। कौन सी? संविधान हेतु कार्य समिति। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट समिति है, संविधान हेतु कार्य समिति, हेतु कार्य समिति, कार्य समिति। और एक है आपकी कार्य संचालन समिति। अब मैं यहां पर आपका ध्यान थोड़ा सा खींचना चाहूंगा। कार्य संचालन समिति आपने बड़ी समितियों में, ठीक है, हाँ मैं साइड में हो जाता हूं बेटा, जब ठीक है लिखना होता है ना मुझे अच्छी राइटिंग में, तो थोड़ा सा मैं जो है ना कमांड करके लिखता हूं। तो ये होगी आपकी कार्य संचालन समिति। अब यहां पर आपको समझना है बहुत अच्छे से मेरे प्यारे सभी बच्चों को, ठीक, क्या क्या समझना है। तो यहां पर आप देखेंगे छोटी समिति में है कार्य संचालन समिति। देखिए आपको दिखाई दे रही है, ये छोटी समिति है कार्य संचालन समिति, जबकि एक बड़ी समिति थी संचालन समिति केवल। उस बड़ी समिति जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो जो बड़ी समिति थी भैया जी, ठीक है, संचालन समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह है कार्य संचालन समिति। ये छोटी समिति है कार्य संचालन, और इसके अध्यक्ष है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मतलब के एम मुंशी। मुंशी साहब जो है मेरे प्यारे बच्चे, मुंशी साहब इसी के अध्यक्ष हैं कार्य संचालन समिति के। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो मुंशी साहब किसके बेटा? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। जो संविधान हेतु कार्य समिति है, इस संविधान हेतु कार्य समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपके गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, जीवी मावलंकर। याद रखना है कौन है भैया जी? जीवी मावलंकर। अब आपको पता है कि जीवी मावलंकर, ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, ठीक ना, जीवी मावलंकर साहब, ठीक है, फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष भी थे। और जीवी मावलंकर एक और चीज के अध्यक्ष बने हैं, मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? इसके बाद संघीय संविधान हेतु जो वित्तीय समिति है, ठीक है, फाइनेंशियल कमेटी रिगार्डिंग टू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संघीय संविधान के लिए जो वित्तीय समिति है, इसके अध्यक्ष भैया जी आपके नलिनी रंजन सरकार, नलिनी रंजन सरकार। रंजन सरकार इसके अध्यक्ष भैया जी कौन है? नलिनी रंजन सरकार इसके अध्यक्ष हैं। और जो सदन समिति है मेरे प्यारे बच्चे, सदन समिति, ठीक है, ये सदन समिति आपकी बहुत महत्वपूर्ण समिति है। और इस सदन समिति के अध्यक्ष हैं आपके पट्टाभी सीतारमैया। कौन है भैया जी? पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। इसके बाद क्रेडेंशियल कमेटी, बेटा मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। छोटी समितियों में भी महत्व की समिति है क्रेडेंशियल समिति। और इस क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो प्रारूप समिति के सदस्य हैं। आपको याद आ गया होगा, प्रारूप समिति के सदस्य हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर।
ठीक है। इसके बाद आपकी राष्ट्रध्वज हेतु तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। और स्टाफ समिति के भी अध्यक्ष, मैंने बोला था ना, जो अध्यक्ष संविधान सभा का अध्यक्ष होगा वही स्टाफ समिति के भी अध्यक्ष होंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टाफ समिति के भी अध्यक्ष हैं। भाषाई प्रांत समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं एस के धर। एस के धर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति और नागरिकता हेतु तदर्थ समिति, इस दोनों के अध्यक्ष, ठीक है ना, एस वरदाचारी है। दोनों के अध्यक्ष एक ही हैं जिनका नाम एस वरदाचारी है। और जो प्रेस दीर्घ समिति है उसके अध्यक्ष आपके उषानाथ सेन है। ठीक है, आपकी तरफ नहीं देखा मैंने, बहुत देर से लिखा ही जा रहा हूं। चलो ठीक है, तो वो कौन भैया जी? उषानाथ सेन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बस यही बात आपको समझ में आनी है। अच्छा, एक बार आप अच्छे से इनका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, एक बार प्लीज आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, मेरे साथ साथ बोलो। प्रेस दीर्घ समिति उषानाथ सेन, काम क्या है सर? ठीक है, संविधान सभा के जितने भी, ठीक है, विभिन्न विभिन्न अधिवेशनों में संविधान सभा के जितने भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है, तो जिनका, ठीक है, जनता के जिन कार्यों का जनता को पता चलना चाहिए, ठीक है, प्रेस इत्यादि के माध्यम से, तो उसको कंडक्ट कराते हैं उषानाथ सेन। नागरिकता हेतु जो तदर्थ समिति है और सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति, उसके अध्यक्ष एस वरदाचारी हैं। अब देखो, ठीक है, एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एस वरदाचारी ये दो समितियों के अध्यक्ष हैं। एस वरदाचारी ये दो समितियों के अध्यक्ष हैं। एक आपका नागरिकता हेतु, ठीक है, एक समिति जो बनी है उसके, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट हेतु जो समिति बनी है उसके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मेरे प्यारे बच्चे कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान सभा के अंतर्गत किसी ना किसी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना। इसके बाद आपकी भाषाई प्रांत समिति, इसके अध्यक्ष है एस के धर। ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी बेटा किसी एक समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और जो संघीय संविधान हेतु वित्तीय समिति बनी है, जो फाइनेंशियल कमेटी है ना मेरे प्यारे बच्चे, जो इसके अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं है, ये भी कहीं से भी चुनकर नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी ना किसी समिति के क्या है? अध्यक्ष हैं। तो तीन लोग संविधान सभा में ऐसे हैं जो चुनकर नहीं आए थे, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये बात आप लिख लीजिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, सदस्य नहीं थे, परंतु फिर भी, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे उसके बावजूद भी, ठीक है ना, किसी समिति के अध्यक्ष थे। किसी समिति के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे प्यारे बच्चे क्या थे? किसी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, अध्यक्ष थे किसी समिति के। अब ठीक है, यहां पर सर बात स्टार्ट होती है कि वो कौन कौन लोग थे। तो सर सबसे पहले थे आपके एस वरदाचारी। एस वरदाचारी ये दो दो समितियों के अध्यक्ष थे। एस वरदाचारी, बोलो मानते हो कि नहीं आप? जी हां सर। दूसरे थे एस के धर। ठीक है, ये भाषाई प्रांत समिति, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, एस के धर का बड़ा रोल है बेटा। ठीक है, आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ मोर एंड मच इंपोर्टेंट रोल इन एस के धर। और इसके बाद तीसरे हैं आपके नलिनी रंजन सरकार। कौन है भैया जी? नलिनी रंजन सरकार, जो तीसरे हैं। तो तीसरे नलिनी रंजन सरकार हैं। ठीक है, अब ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी समिति के मतलब जो संविधान सभा के सदस्य नहीं है, लेकिन अध्यक्ष हैं फिर भी समितियों के। ठीक है, अब आपको पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं भैया कि एस के धर जो है वो भाषाई प्रांत समिति के, ठीक है, नलिनी रंजन सरकार जो है वो वित्तीय समिति, जो संघीय संविधान के लिए, और जो नागरिकता और, ठीक है, जो नागरिकता और सुप्रीम कोर्ट के लिए तदर्थ समिति, उसके एस वरदाचारी। तो एस वरदाचारी नागरिकता और जो सुप्रीम कोर्ट के लिए बनी है ना, नागरिकता और जो सुप्रीम कोर्ट के लिए तदर्थ समिति बनी है, समिति बनी है, उसके एस के धर भैया जी आपके भाषाई प्रांत समिति के, भाषाई प्रांत समिति के एस के धर। और नलिनी रंजन सरकार जो संघीय संविधान हेतु वित्तीय समिति बनी है, उसके। चलो, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आपको जिसको भी लाइक करना हो,
थम्सअप करना हो, ठीक है ना, इमोजी भेजनी हो, ठीक है ना, पप्पी वाली, ठीक है, लव वाली, दिल वाली, जैसी भी, और कोई भी डाउट हो तो वो अब आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपके डाउट लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, प्लीज। जी चलिए सर, आप रिप्लाई भी नहीं देते हो। तदर्थ का मतलब है बेटा उस हेतु, ठीक है, डेट मीन्स, तदर्थ का मतलब है डेट मीन्स। जी और देखो, मैं यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दे रहा हूं कि इंग्लिश में एक एक पॉइंट को मैं समझाते हुए चला हूं। बात समझ में आ रही है? समझाते हुए चला हूं बेटा, एक एक चीज को मैंने इंग्लिश में लिखा है। चलिए चलो एक गाना सुना देता हूं तुम्हें। चांद सी महबूबा होगी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। एक बच्चा पूछ रहा है इतना डीपली आता है क्या पॉलिटी? अरे आपको तो तैयार रहना है, आपको तो तैयार रहना है, ठीक है, हर एक सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना। चलिए ठीक है, इसके बाद अब आगे चलते हैं, ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो आप सभी को पता है कि 29 अगस्त 1947 को आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, ठीक है। 10 मिनट की बात हो रहा है, फटाफट आइए, ठीक है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है आपकी, वह 29 अगस्त 1947 को बनी थी। 1947 को बनी थी, 29 अगस्त 1947 को। और इसका काम क्या था ड्राफ्टिंग कमेटी का? तो सर इसका काम था, ठीक है, संविधान का प्रारूप तैयार करना, संविधान का प्रारूप तैयार करना। तो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए यह कमेटी बनी थी, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जिसलिए यह समिति बनाई गई थी, तो इस समिति ने भी अपने, ठीक है, प्रॉमिस को, अपने कमिटमेंट को पूरा किया कि भाई जिस हेतु में बनी हूं, ठीक है, मैं अपने कमिटमेंट को पूरा करती हूं। और इस समिति ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का जो सबसे पहला प्रारूप था, ठीक है, द फर्स्ट ड्राफ्ट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला प्रारूप था, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, वो पता है कब बना दिया? ठीक है, वो कब, पता है कब बना दिया? महज देखो 29 अगस्त को तो ये बनी है, तो अगस्त तो मान ही लो चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी 1948, फरवरी 1947 में मेरे 1948 में, माफ करना, तो फरवरी 1948 में, क्योंकि ये 29 अगस्त 1947 को बनी है ना, तो अगस्त का महीना तो चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, महज 6 महीने के भीतर इस कमेटी ने अपना पहला ड्राफ्ट बना के रख दिया। अब आप कहेंगे सर ड्राफ्ट क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला प्रारूप जो है वह फरवरी 1948 में बन गया था, ठीक है। लेकिन पहले ड्राफ्ट में बहुत सारी कमियां थी, ठीक है। पहला ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि मान के चलिए मैं किताब लिख रहा हूं, मेरा एक किताब लिखता हूं, मैंने अपनी किताब लिख दी, और लिखने के बाद, ठीक है, ड्राफ्ट रूप में मैंने वो तुम्हारे सामने पेश कर दी, आप सब बच्चों के सामने। आप सब बच्चे हैं संविधान सभा के सदस्य, ठीक है, और मैं एक कमेटी हूं जिसने किताब लिखी, मेरे कमेटी में कुछ सदस्य भी हैं, तो मैं कमेटी हूं, कमेटी के भीतर कुछ सदस्य भी हैं, हम सब लोगों ने मिलकर किताब लिखी, और जो किताब का ड्राफ्ट है कि बेसिकली, ठीक है, इस किताब में कितने टॉपिक होंगे, टॉपिक के भीतर कितने चैप्टर्स होंगे, ठीक है, चैप्टर्स में कौन कौन से टाइटल्स होंगे, टाइटल्स का कंटेंट कैसा रहेगा, ठीक है, किताब की बिल्कुल शुरुआत में
जो लेखक की कलम से या जो विवरणिका या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंडेक्स होगा सर वो कैसा होगा, तो कुल मिला के वो सारी मैंने आप लोगों ने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने कहा कि एक मत से कि इसमें ये संशोधन करके लाइए। तो इस तरह से पहला प्रारूप तो फरवरी 1948 में बन गया था, लेकिन उसमें चूंकि बहुत ज्यादा संशोधन करने की आवश्यकता थी तो इसलिए इस समिति ने ठीक है फिर और समय लिया और फिर एक फाइनल और एक कंप्लीट ड्राफ्ट बनकर इसने तैयार किया। पता है भैया जी कब? फरवरी के बाद फिर से इसने समय लिया, फिर फरवरी के बाद इसने समय लिया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक, अब के इसने 7 महीने का समय लिया और अक्टूबर 1948 में ठीक है इसने दूसरा प्रारूप ये संविधान सभा के समक्ष ठीक है ना प्रस्तुत किया। तो ये जो प्रारूप बने हैं ड्राफ्ट है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है? ये ड्राफ्ट है, ये ध्यान रखना, ये ड्राफ्ट है, ये फर्स्ट ड्राफ्ट है और ये वाला भैया जी जो है आपका ये सेकंड ड्राफ्ट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो है आपका ये फर्स्ट ड्राफ्ट है, ये पहला ड्राफ्ट है जो आपके किसने बनाया है भैया? ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी ने। ये ड्राफ्ट किसने तैयार किया है सर? ड्राफ्टिंग कमेटी ने। ठीक, किसने भैया जी? ड्राफ्टिंग कमेटी ने। उम्मीद करता हूं मतलब प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटीज ने जो सबसे पहला ड्राफ्ट बना के तैयार कर दिया है फरवरी 1948 में, दूसरा ड्राफ्ट बना के जो तैयार किया है वह अक्टूबर 1948 में। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। पहले ड्राफ्ट में चूंकि बहुत सारे संशोधन होने थे इसलिए दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में तैयार किया गया। ये बेसिकली जो है ये अंतिम ड्राफ्ट था, ठीक है ना, ये फाइनल ड्राफ्ट था, फाइनल ड्राफ्ट था। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों कि ये कैसा था। ये आपका मेरे प्यारे बच्चे फाइनल ड्राफ्ट था। ठीक है, ये वाला जो फाइनल ड्राफ्ट था, ठीक है, जो अक्टूबर 1948 में ठीक है प्रस्तुत किया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं आपको बताऊं कि फाइनल ड्राफ्ट जब ठीक है ड्राफ्टिंग कमेटी ने बना के रख दिया तो कहने का मतलब यह है कि सांकेतिक रूप से अगर हम देखें तो सांकेतिक रूप से हमारा संविधान बन चुका है। ठीक है, अब चूंकि संविधान बन चुका है तो अब चूंकि ये संविधान बन गया मेरे प्यारे बच्चे, तो अब क्या होगी? अब इसकी होगी भैया जी रीडिंग। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या होगी? अब दूसरे प्रारूप के बाद हमारे संविधान की रीडिंग स्टार्ट होगी, रीडिंग, और इसी को हम लोग कहते हैं वाचन। क्या है? तो इस रीडिंग को भैया जी हम लोग क्या कहते हैं? इस रीडिंग को हम लोग कहते हैं कि वाचन। अब संविधान का वाचन मतलब ठीक है संविधान के ठीक है हर एक अनुच्छेद को ठीक है और उसके भीतर जितने भी ठीक है जो उप अनुच्छेद हैं, जो सब क्लॉज हैं, उनको बाकायदा बारी बारी से पढ़ा जाएगा। तो अब उसकी रीडिंग स्टार्ट होगी। मतलब कहने का आशय यह है कि हमारी और हमारी टीम ने एक किताब लिख दी, वो किताब हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। आप लोग चूंकि इतने विद्वान हैं, विद्वान नहीं हो आप लोग किसी विद्वान से कम थोड़ी नहीं हो भाई, ठीक है ना। किसी भी टीचर को आप 2 मिनट में ऑब्जेक्ट कर सकते हो कि साहब इसका ये समझ में नहीं आ रहा, इसकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, राइटिंग सही से लिखो, ये सही से लिखो। मेरी राइटिंग कितनी अच्छी राइटिंग है, मेरी राइटिंग में भी बच्चे बोल देते हैं। मैं ये सोचता हूं कि बताइए अब इससे ज्यादा अच्छा तो क्या जिसने संविधान लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी, क्या उनको बुला के ले आऊं कि भैया जी तुम लिख दो, मैं पढ़ाता जाऊंगा। और प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जो कि आप ईश्वर के पास अब जा चुके हो, दोबारा से आओ धरती पर, इन एसआई वाले बच्चों के लिए उतर के तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते चले जाना। हो सकता है कि फिर भी आप उनकी ठीक है लेखन पद्धति से फिर भी आप क्या नाम है उससे भी आप संतुष्ट ना हो सकता है कि आप उससे भी संतुष्ट ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ही हैं भैया, ठीक है बच्चे, चलिए। तो रीडिंग होती है। अब रीडिंग का मतलब क्या है कि अब संविधान बाकायदा पढ़ा जाएगा। 3 बार रीडिंग होगी। तीनों बार की रीडिंग में सबसे पहली रीडिंग में बेसिकली ओवरऑल हम एक ड्राफ्ट देखेंगे कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, और जो संविधान के भाग हैं उन भागों की विषय वस्तु क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पहले पार्ट का क्या सब्जेक्ट है, दूसरे पार्ट का क्या सब्जेक्ट है, तीसरे पार्ट का क्या सब्जेक्ट है, चौथे पार्ट का क्या सब्जेक्ट है, 5वें पार्ट का क्या सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट के भीतर कौन कौन से आर्टिकल्स आ रहे हैं पहली बार। दूसरे बारे में कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया गया है दूसरे में, ठीक है। जो दूसरी रीडिंग है कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन उसमें स्टडी किया गया है। 7635 संशोधन सुझाए गए थे सेकंड रीडिंग में। संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 7500 संशोधन करने के लिए कहा था, और संविधान सभा के सदस्यों ने इतने बड़े संशोधन कि लगभग 7500 संशोधन आप संविधान में कीजिए। लेकिन फिर भी जो प्रारूप समिति ने उसने लगभग 2500 संशोधन तो बेटा किए थे, ठीक है, जो दूसरी रीडिंग हुई थी। और तीसरी रीडिंग के बाद तो आपका पूरा संविधान बनकर तैयारी हो गया। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं
तीन रीडिंग हुई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली रीडिंग जो हुई है भैया जी, ठीक है, पहली रीडिंग, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, पहला वाचन, ठीक है, इसको हिंदी में वाचन कहते हैं, फर्स्ट रीडिंग, पहला वाचन, ठीक है, सेकंड रीडिंग, दूसरा वाचन, और थर्ड रीडिंग भैया जी तीसरा वाचन, तीसरा वाचन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये जो पहली वाली रीडिंग है ना, जो सबसे पहला वाला वाचन है, ये 4 नवंबर से और आपका स्टार्ट होता है और 9 नवंबर तक चलता है, मतलब 5 दिन लगभग चल रहा है। तो पहला वाला वाचन 4 नवंबर से स्टार्ट होता है, 9 नवंबर तक चलता है। याद रखोगे बेटा आप, कब से कब तक सर? 4 नवंबर 1948 से, हाँ 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन, केवल महज 5 दिन चला। अब 5 दिन में बेटा आप बताओ 5 दिन में क्या क्या हुआ होगा? 5 दिन में ऊपर ऊपर से देखा होगा, ठीक है ना, ऊपर ऊपर से देखा होगा, ठीक है, कि हाँ भाई इतने भागे, इतने अनुच्छेद हैं। दूसरा वाला जो वाचन है, जो दूसरी वाली रीडिंग है, ठीक है, दैट इज द सेकंड रीडिंग। जो सेकंड रीडिंग है मेरे प्यारे बच्चे, वो स्टार्ट होती है आपकी 15 नवंबर 1948 से, 1948 से, और यू डोंट बिलीव इट बेटा, लगभग 1 साल तक चलती है, 17 अक्टूबर तक जाती है, 17 अक्टूबर 1949 तक जाती है, ठीक है। इस रीडिंग में, सेकंड वाली रीडिंग में, संविधान के हर एक भाग को बहुत बारीकी से, हर एक अनुच्छेद को बहुत बारीकी से पढ़ा गया था। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ना, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भैया एक बात बता दो हमें कि वो कौन सा वाचन था संविधान का, वो कौन सी रीडिंग थी जिसमें संविधान को बहुत बारीकी से पढ़ा गया था, तो आप कह देना कि सर दूसरी वाली रीडिंग थी। और जो तीसरा वाला वाचन था, जो तीसरी वाली रीडिंग थी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जो तीसरी वाली रीडिंग है, तीसरी वाली रीडिंग आपकी चली है 14 नवंबर 1949 से। कब से भैया जी? 14 नवंबर 1949 से, 14 नवंबर 1949 से। और आपको पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये खत्म हो गई 26 नवंबर 1949 को, ये खत्म हो गई, ठीक है। अगर ये 26 नवंबर 1949 को खत्म हो गई, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि 26 नवंबर 1949 को, कब भैया जी? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को आपका प्रारूप संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे, ठीक है। तो इस दिन 26 नवंबर 1949 को प्रारूप संविधान, संविधान, ठीक है ना, पूर्ण रूप से निर्मित, निर्मित, ठीक है। और इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में एक रेजोल्यूशन रखा,
चलो बच्चों, अब आपको मेरी आवाज आ गई होगी। अब आप लोग को मेरी आवाज आ गई होगी, सॉरी। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। ठीक है, तो भैया जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जी, ठीक है, तो मैंने केवल इतना आपको बताया अभी तक कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, हम कहां पर थे, हम यहां पर थे कि सर जो पहला वाचन हुआ है, ठीक है, पहला वाचन जो फर्स्ट रीडिंग है वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन चला है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला है। दूसरा वाला जो वाचन है, एक्चुअली जो सेकंड रीडिंग है ना मेरे प्यारे बच्चे, आप देखिए सेकंड रीडिंग लगभग 1 साल तक चली है। और मैंने आपको बताया था सेकंड रीडिंग में, ठीक है, संविधान के प्रत्येक भाग के प्रत्येक अनुच्छेद को बहुत बारीकी से पढ़ा, ठीक है ना, ठीक है, पढ़ा गया है। सेकंड रीडिंग में संविधान सभा ने लगभग भैया 7,500 संशोधनों को करने के लिए बोला था प्रारूप समिति से, और प्रारूप समिति ने लगभग 7,500 संशोधनों की मांग में से लगभग 2,500 संशोधनों की मांग को स्वीकार भी कर लिया था। ठीक है, तो ये बात। और तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, ठीक है, खत्म हुआ, और इसी दिन, ठीक है, आपका पूरा प्रारूप संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, पूरा जो आपका ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरह से बन गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक रेजोल्यूशन रखा, उस रेजोल्यूशन का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। तो कुल मिलाकर इस तरह से आपका संपूर्ण संविधान निर्मित हुआ। आपका क्या हुआ भैया जी, संपूर्ण संविधान निर्मित हुआ। निर्मित हुआ, ठीक है, नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इस बात को समझना। ठीक है, और इसी दिन इस ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन पर उस समय 284 सदस्यों ने इस पर अपना सिग्नेचर किया, इस प्रारूप संविधान पर। संविधान पर, ठीक है, 284 मेंबर्स ने, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर किया कितने सदस्यों ने, ठीक है, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन पर 284 सदस्यों ने भैया जी हस्ताक्षर किया। ठीक है, और हमने इसी दिन संविधान के 4 प्रावधानों को तुरंत लागू कर दिया। क्लियर है सर, 4 प्रावधान इसी दिन हमने लागू कर दिए, 4 प्रावधान हमने लागू कर दिए। ठीक है, 4 प्रोविजंस को हमने तुरंत बेटा एग्जीक्यूट कर दिया, जिसके अंतर्गत टोटल 15 आर्टिकल्स भी लागू हुए थे, जिसके अंतर्गत टोटल 15 आर्टिकल्स भी लागू हुए थे। ये बात आपको बहुत, तो 4 प्रावधान जो लागू हुए थे, वे 4 प्रावधान भैया जी कौन कौन से थे, चुनाव, अंतरिम संसद, ठीक है, नागरिकता, और अस्थायी व संक्रमणशील प्रावधान। संक्रमणशील प्रावधान, प्रावधान, ठीक है, चुनाव नंबर फर्स्ट, दूसरा इंटरिम, ठीक है ना, पार्लियामेंट, तीसरा सर नागरिकता, और चौथा अस्थायी व संक्रमणशील प्रावधान। तो टोटल हमने 15 अनुच्छेदों को इसी दिन लागू कर दिया था। जी हाँ, वो थे बेटा, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है ना, और ठीक है, बिल्कुल थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ ये हुआ था बेटा कि वो पहले बंगाल से चुनाव लड़े थे, बंगाल प्रेसिडेंसी पर। अब बंगाल प्रेसिडेंसी से चूंकि वो चुनाव लड़े, तो जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ, तो आपका पाकिस्तान अलग हो गया। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या भी घटी, और वो बंगाल के जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव क्षेत्र जीते थे वो पाकिस्तान में चला गया। तो फिर वो बंबई से चुनाव लड़े, और फिर वो बंबई प्रेसिडेंसी से जीत कर आए थे। ठीक है, हाँ, आर्टिकल भी बता दूंगा मैं आपको, चिंता ना करो, आज समय हो गया, कल मैं वो 15 के 15 आर्टिकल आपको बता दूंगा, ठीक है, जो लागू किए गए थे। 4 प्रावधान ये लागू किए थे, चारों के चारों मैंने प्रावधान आपको बता दिए, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन कल दूसरे टॉपिक की शुरुआत करेंगे, दूसरे टॉपिक की शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में इसको समझा देंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।
बहुत से टीचरों से पॉलिटी पढ़ी, अब जैसी डीप किसी ने नहीं पढ़ाई बेटा, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब बढ़िया चलाते। बच्चा कह रहा है, एक मिनट क्या कह रहा है ये? सर समझ तो सब आ रहा है, आप ही बताओ इतना डीप पूछा जाएगा क्या? यहां तो यूपीएससी का लेवल चल रहा है। ठीक है भाई, पूछा जाएगा यार, हम थोड़ी ना अपने मन से पढ़ा रहे, ठीक है। एक और कह रहा है सर, एक मिनट क्या कह रहा है जी? आप अपने घर से पढ़ाते हो जी? चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच।